व्यवहारगत अनुशासन जनित सामाजिक भेदभाव वाले आचरण के विपरीत छुआछूत जनित घृणा से समाज के ताना बाना के छिन्न भिन्न होने की अपनी ही एक कहानी है, जिसे हम मुगलों, मुसलमानों और बाद में अंग्रेजों के कुसंग का परिणाम कह सकते हैं। जो भी हो, लोनावाला के वे दिन यानी 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में समाज का ताना बाना कुछ इसी प्रकार से छिन्न भिन्न हो रहा था। आइए हम एक दृश्य देखते हैं। लोनावाला में एक कुएं के पास एक लड़की घूमते फिरते या खेलते हुए किसी भी तरह से असावधान की मुद्रा में कुएं में गिर जाती है। लोगों की भीड़ तो इकट्ठा हो जाती है, लेकिन सब एक दूसरे की ओर देखते हुए कोई किसी को रस्सी लाने को कहता है, कोई किसी को किसी और को बुलाने को कहता है, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर तुरंत क्या करना चाहिए जिससे कि उस लड़की की जान बच सके, इसका उपाय नहीं करता है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं समाज के ताना बाना के छिन्न भिन्न होने का भी एक परिलक्षित परिणाम दिखता है। तभी एक युवक जो इस भीड़ के कोलाहल को डिकोड करके समझ लेता है कि पूरा माजरा क्या है, वह आओ देखता है न ताओ सीधे उस कुएं में कूद जाता है और उस लड़की की जान बचा लेता है। ऐसा कर लेने के बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके बारे में उसके इस सामाजिक कार्य के प्रशंसा के रूप में उसके परिवार में यह बात पहुंचती है कि आज एक ब्राह्मण लड़के ने एक अछूत कन्या की जान बचाई और फिर उसे एक झिड़की दी जाती है। यही है छुआछूत जनी घृणा से समाज के ताना बाना के छिन्न भिन्न होने की कहानी। और यहाँ पर वह युवक अपने घर के लोगों को बताता है कि किसी के प्राण बचाना इन सबों से बहुत ऊपर की बात है। और फिर वह आगे व्यवहारगत अनुशासन जनित सामाजिक भेदभाव वाले आचरण की चर्चा नहीं करता, क्योंकि उन दिनों सिर्फ छुआछूत से निकलने या उससे बचने की ही बात पर्याप्त थी। आइए इस युवक को हम एक और जगह देखते हैं, यानी एक दूसरे दृश्य में देखते हैं। देवी की प्रतिमा के सामने यही युवक बैठा हुआ है और इसके सामने एक थाली रखी हुई है। थाली के बीचों बीच काजल इत्यादि सामग्रियों से एक बिंदु उकेरी गई है। उस बिंदु को यह युवक एकटक देखता है और देखते देखते उस बिंदु के भीतर वो इतने गहराई में उतर जाता है कि उस युवक के सामने सिर्फ वह बिंदु और उसके भीतर के वे दृश्य होते हैं जो आसपास बैठे परिवार के अन्य लोगों को नहीं दिखते हैं। और इस बीच में या तो युवक अपने आप उस बिंदु को देखते हुए कुछ बोलता जाता, या फिर परिवार के सदस्य उससे कोई ना कोई प्रश्न करते। लेकिन प्रश्न करने के बाद जो उत्तर प्राप्त होता, उससे लगता कि वह युवक अपने मन से किसी बात को नहीं कह रहा है, बल्कि उस बिंदु के भीतर कहीं गहराई में जाकर मानो वह किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ रहा हो, शास्त्र को पढ़ रहा हो, और फिर शास्त्र के श्लोकों, दोहों इत्यादि की व्याख्या करके उन समस्याओं का समाधान कर रहा हो जो प्रश्न के रूप में उसके परिवार के सदस्य उससे पूछते, और उसकी बातों को भविष्यवाणी मानकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। और इस युवक का यह क्रम लगभग जब यह 16-17 वर्ष की अवस्था तक होता है तब तक चलता है, लेकिन बाद में इस युवक का मन इस प्रकार की रहस्यमयी पूजा पद्धति से उठ जाता है, या यूं कह लें कि इसका मन फिर उसमें नहीं लगने लगता है। इसी युवक को हम और जगहों पर भी देखते हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर जहां जहां भी यह युवक होता है, वहां समाज में किसी भी तरह का अवसर हो, किसी मंदिर में किसी सामाजिक समारोह का आयोजन हो, अन्य लोग कहने पर जो कार्य करते हो, वह कार्य यह युवक स्वस्फूर्त तरीके से करता है। किसी पड़ोस में या फिर किसी पहचान के व्यक्ति में, किसी रिश्तेदार के घर पे किसी भी तरह की किसी
सहयोग की आवश्यकता हो, अन्य लोग या बुलाने पे आते हों या फिर कुछ कहने पर करते हों, लेकिन यह युवक आगे बढ़ करके अपने आप उस कार्य को समझ करके या फिर पूछ करके कहता, करता। इस प्रकार से ये जितने भी दृश्य हम इस युवक के जीवन में देखते हैं, वो इसके व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाते हैं। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो वार्ता की इस दूसरी कड़ी में, जो वास्तव में नाथूराम गोडसे के जीवन के ऊपर की एक श्रृंखला है, उसकी ये दूसरी कड़ी है, उसमें आपका स्वागत है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, वह और कोई नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे है। एक अछूत लड़की को कुएं से निकाल करके उसकी जान बचाना, देवी की प्रतिमा के सामने एकटक ध्यान मुद्रा में बैठ करके परिवार के लोगों के जीवन से संबंधित या पूरे समाज के जीवन से संबंधित समस्याओं का निवारण करना, या समाज में हर किसी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, ये सारे गुण नाथूराम गोडसे को एक तरह से कह लें कि जन्मजात प्राप्त थे। नाथूराम गोडसे का जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में बंबई से पूना की ओर जाने वाली रेलवे लाइन पर पड़ने वाले एक स्टेशन कामवेद से लगभग 9-10 या 11-12 मील दूर उकसान नामक एक गांव में हुआ था। परिवार तो निर्धन था ही, और साथ में हम प्रायः कहते हैं एक निर्धन ब्राह्मण परिवार। लेकिन सिर्फ निर्धन ही परिवार नहीं था, दुखी परिवार भी था। 19 मई 1910 को जब नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ, उससे पहले इस परिवार में 3 प्राणी थे। नाथूराम गोडसे के माता पिता और एक बड़ी बहन। स्वाभाविक है कि इसके पहले से थे तो बड़ी बहन ही होगी। लेकिन परिवार दुखी था, इसीलिए नाथूराम गोडसे के लड़का के रूप में जन्म लेने के बाद परिवार के लोगों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और लंबी हो गईं। कारण, इसके पहले इस परिवार में 3 और बालकों का जन्म हुआ था। तीनों अल्पायु रहे, यानी जीवित नहीं रह सके। इसका मतलब इस परिवार के लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि हो न हो परिवार में लड़कों पर विशेष करके किसी तरह का अभिशाप है। तब उन्होंने नाथूराम गोडसे के जन्म के पहले ही एक मनौती मानी कि यदि अगला बालक लड़का पैदा हुआ तो उसे हम लड़की की तरह पालेंगे। और इस प्रकार की मनौतियां तब मानी जाती हैं जब परिवार में किसी तरह का एक संकट या दैवीय संकट हो। फिर उन्होंने नाथूराम को लड़की की तरह पालना शुरू किया। उसे लड़कियों के कपड़े पहनाए, नाक में नथ लगा दिया, और यही कारण था कि जिस बालक का नाम वास्तव में रामचंद्र गोडसे रखा गया था, नथ पहनाने की वजह से उसे नाथूराम कहा जाने लगा। और इस प्रकार से नाथूराम गोडसे का बचपन एक अस्वाभाविक बचपन था। इसके बावजूद नाथूराम गोडसे का जीवन और उसके शौक अन्य किसी भी युवक लड़के के या उससे बढ़ चढ़ करके थे। शारीरिक व्यायाम करना, तैराकी करना, तमाम चीजें उसके अंदर वैसे ही थी। बस उसके अंदर पढ़ने लिखने में उतनी गहरी रुचि नहीं थी। हाँ, हर बाकी कार्यक्रम में सामान्य पढ़ाई लिखाई, पढ़ने में किसी तरह की मेधाविता का कोई परिचय नाथूराम गोडसे एक बालक के रूप में नहीं देता था। जैसे तैसे करके जब मराठी माध्यम से गांव में रहते हुए ही उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तब उसे मैट्रिकुलेशन के लिए पूना भेज दिया जाता है। वहां जाने के बाद नाथूराम गोडसे का मन पढ़ाई में सिर्फ इतना लगता है कि अंग्रेजी को छोड़ करके बाकी सारे विषयों में वो किसी न किसी तरह से अपने, ये कह सकते हैं कि बढ़त ले लेता है, पढ़ाई कर लेता है, पास कर जाता है, अंग्रेजी में फेल कर जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नाथूराम गोडसे की रुचि पढ़ाई में नहीं होती है। वह पढ़ाई में बहुत गहरी रुचि लेता है, धर्म ग्रंथों को पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ता है, इतिहास की कहानियों को पढ़ता है, इतिहास की उन कहानियों को विशेष करके पढ़ता है जिन कहानियों से जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा मिलती हो। लेकिन जब पाठ्य पुस्तकों की बात आती हो तो फिर नाथूराम गोडसे की रुचि
थोड़ी कम हो जाती है और परिणाम निकलता है कि नाथूराम गोडसे मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। और अनुत्तीर्ण होना कोई सामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि घर के बड़े लड़के, पिता की सारी आशाएं नाथूराम गोडसे से टिकी। पिता विनायक गोडसे जी पोस्ट मास्टर होते हैं। उनकी नौकरी ऐसी होती है कि हर निश्चित अंतराल के बाद उन्हें एक शहर से दूसरे शहर तबादला का सामना करना पड़ता है, और परिवार भी उनके साथ साथ हर उस जगह पर जाता है जहां पर उनकी पोस्टिंग होती है। उनके मन में एक आशा थी कि नाथूराम गोडसे अगर किसी तरह से मैट्रिकुलेट हो जाता तो उसे सरकारी नौकरी मिल जाती। इस बीच में गांधी, यानी जिस व्यक्ति का नाम नाथूराम गोडसे के जीवन में कुछ इस प्रकार से जुड़ने वाला होता है आने वाले भविष्य में, जिसे हम कह सकते हैं कि इनसेपरेबल कनेक्शन हो जाता है, उस व्यक्ति ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने, देश में आने के बाद तमाम जो तमाशे किए थे, उन्हीं तमाशों में से एक तमाशा का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नाथूराम गोडसे भी अपने समय के तमाम अन्य लोगों के साथ इस प्रभाव से बच नहीं सका, और वह भी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन या इस किस्म के जो भी नौटंकियाँ हुआ करती थी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता, और मन में ये भावना होती कि ये सारे आंदोलन अंग्रेज़ों के विरुद्ध हैं, और अपने मन के गुब्बार को लोग निकाल देते और फिर नौकरियां छोड़ देते, लोग जेल में चले जाते। ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद नाथूराम गोडसे को लगता था कि वो इस देश की सेवा में, गांधी के नेतृत्व में उसने अपना योगदान दिया है। और जब उसके पिता ने सरकारी नौकरी की बात कही तो नाथूराम गोडसे को लगा कि नहीं, नौकरी तो नहीं करूँगा, अंग्रेज़ों की तो कदापि नहीं करूँगा, कहने का मतलब है कि कुछ भी और करूँगा। और यही कारण है कि जो शुरू में मैंने 2-3 घटनाएं बताई, हर समय नाथूराम गोडसे महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर, महाराष्ट्र तो आज का है, उन दिनों ये बॉम्बे या बम्बई प्रांत हुआ करता था, अलग अलग जगहों पर होता है। ठीक पूना में मैट्रिक में फेल कर जाने के बाद जब नाथूराम गोडसे अपने पिता के साथ, यानी सपरिवार, जब ये लोग करजत नामक स्थान पर रहते हैं, तो वहाँ पर नाथूराम गोडसे के मन में आया कि क्यों ना मैं बढ़ईगिरी सीख लूँ और फिर फर्नीचर का कारोबार करूँ। और ये फिर कुछ दिनों तक लगातार फर्नीचर के कारोबार में लग जाते हैं, लगे रहते हैं। और जैसे ही लगता है कि अब तो काम पूरी तरह से सीखा जा चुका है और अब वहीं पर उन्हीं जो उनके जो ट्रेनर्स थे उन्हीं की सहायता से कहीं पर एक फर्नीचर की दुकान खोली जा सकती है, ठीक उसी समय नाथूराम गोडसे के पिता का तबादला हो जाता है और ये लोग रत्नागिरी जिले चले जाते हैं। रत्नागिरी जिला का एक बहुत ही बड़ा महत्व है, भारत के इतिहास में तो है ही है, लेकिन नाथूराम गोडसे के जीवन में इस बार के ट्रांसफ़र का बहुत ही अधिक महत्व है। रत्नागिरी अन्य कारणों से जाना जाता होगा, लेकिन हम अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। उन दिनों विनायक दामोदर वीर सावरकर एक जिला कारावास के रूप में उन्हें रत्नागिरी में रखा गया था। उन्हें जिले भर में कहीं भी आने जाने की छूट थी, किसी और को भी उनसे मिलने जुलने में छूट थी, लेकिन ना तो कोई और उन्हें किसी सभा में बुला सकता था और ना ही वीर सावरकर किसी सभा का आयोजन कर सकते थे। एक तरह का वो जिला कारावास था, स्वतंत्र भी हैं और पिंजड़े में भी हैं। ठीक ऐसे ही वक्त में जब वीर सावरकर रत्नागिरी जिले में जिला कारावासी थे, विनायक गोडसे जी यानी नाथूराम गोडसे के पिता का ट्रांसफ़र रत्नागिरी जिले में हो जाता है। नाथूराम गोडसे को जानकारी थी कि वीर सावरकर रत्नागिरी में ही कहीं रहते हैं। रत्नागिरी पहुंचने के ठीक तीसरे दिन ही नाथूराम वीर सावरकर से मिलने पहुंच जाते हैं और ये उनके जीवन में एक बहुत बड़े मोड़ के रूप में ये मीटिंग साबित होता है। वीर सावरकर से लगभग डेली मिलना, मिल करके उन दिनों के राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करना, देश के आगामी ध्येय की चर्चा करना, और चूंकि नाथूराम गोडसे का अपना जो व्यक्तिगत अध्ययन था इतिहास, पुराण, शास्त्र, धर्म ग्रंथों का,
उसके आधार पर हिंदू राष्ट्र के जो वे गौरवशाली दिन थे, वे तो नाथूराम गोडसे को दिखते ही थे। उस उन गौरवशाली दिनों को फिर से कैसे प्राप्त करना है, अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भी और अंग्रेज़ों के रहते हुए भी अन्य कौन-कौन से और अड़चनें हैं, समस्याएँ हैं, या फिर हिंदू राष्ट्र की स्थापना में, या फिर जो हम हिंदू राष्ट्र हैं ही, उसके गौरवशाली दिन को वापिस लौटाने में कौन-कौन से शत्रु रास्ते में अड़चन खड़ा करेंगे, इन बातों को लेकर के बहुत ही विशद चर्चा हुआ करती थी नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर के बीच में। वीर सावरकर अपने विचारों से, उन विचारों में मूल रूप से छुआछूत उन्मूलन, जिसकी चर्चा मैंने इस वीडियो के शुरू में की थी, उसकी होती कि कैसे अंग्रेज़ों ने, मुसलमानों ने या इन लोगों के रहते हुए हमारा समाज इस छुआछूत के दलदल में जा फंसा है। हिंदू राष्ट्र का गौरवशाली दिन तब लौटेगा जब हम अपने समाज के भीतर की इन बुराइयों को, जो बुराइयां बेसिकली अंग्रेज़ों और मुगलों के साथ में रहते रहते आई हैं, ऐसी भी बातें होती। फिर कांग्रेस के जो दुर्गुण थे, गांधी रूपी जो इस देश के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक साया मंडरा रहा था, उसको लेकर के भी सावरकर ने नाथूराम गोडसे को बहुत सारी बातें बताई और कहा कि कैसे 1857 में ये देश अंग्रेज़ों को भगा चुका होता, लेकिन कैसे धीरे धीरे करके इन्होंने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया कि भारतीयों को ही अपना एक सुरक्षा चक्र के रूप में इस्तेमाल किया जाए, और उसमें कांग्रेस सबसे फिट बैठती थी और उसमें इसका सबसे बड़ा सिपाही गांधी सामने आ जाता था। और थोड़े दिनों पहले नाथूराम गोडसे एक ऊहापोह में रहा करते थे, जहां ये बात उन्हें समझ में नहीं आती थी कि ये गांधी का अहिंसा का रास्ता क्या है, या फिर क्रांतिकारियों का वो जो शस्त्र और अस्त्र को लेकर लड़ने का रास्ता क्या है। इन दोनों के द्वंद्व के बीच में उन्हें क्रांतिकारियों का, या फिर वे लोग जो गांधी के विपरीत सोच वाले थे, जिन्हें अंग्रेज़ों से बात करना और उनसे सविनय अवज्ञा उनका करना, या फिर उनको जा कर के अपने मांग पत्र देना, ये सब चीज़ें से नाथूराम गोडसे का तो उचाट हो ही गया था मन। लेकिन जब वीर सावरकर ने इन सारी बातों को एक तरह से कह ले कि एक ट्रेनिंग के रूप में नाथूराम गोडसे को दी, तब नाथूराम गोडसे के सामने अपने जीवन का ध्येय बड़े ही स्पष्ट तरीके से दिखने लगा। और तो और, जब वीर सावरकर ने देखा कि नाथूराम गोडसे की रुचि इन बातों में अधिकाधिक होने लगी है, तब उस ट्रेनिंग में और चीज़ें तो जुड़ ही गई, जिसमें कि भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान, सब कुछ तो था ही था। तब वीर सावरकर ने कहा कि यदि नाथूराम चाहे तो वो उसे अपना सेक्रेटरी बना सकते हैं, और जिसे कहते हैं नेकी और पूछ पूछ। नाथूराम गोडसे ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सेक्रेटरी बनना स्वीकार करता हूँ, लेकिन अभी बात और कहीं आगे बढ़ती तब तक नाथूराम गोडसे के पिता का ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र के कुछ ही दिनों के बाद रिटायरमेंट, दोनों एक साथ आ गया, और फिर रत्नागिरी छोड़ना पड़ा। स्वाभाविक है, रत्नागिरी छोड़ करके सब परिवार विनायक गोडसे जी चले आते हैं एक ऐसी जगह पर जहां उनका विचार होता है कि जगह छोटी हो, खर्च कम हो, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि नाथूराम गोडसे सरकारी नौकरी तो कर नहीं सकता, कोई और व्यवसाय करने में इसकी रुचि नहीं रह रही है, और बाकी बच्चे छोटे हैं। तो ऐसे में जो घर का खर्च है वो तो उनके ही बचे बचाए पैसे से चलना है, तो सबसे अच्छा होगा कि जगह छोटी हो, कम खर्चा हो, वैसी जगह पर रहा जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम सांगली में रहेंगे। सांगली जाने के बाद नाथूराम गोडसे जो इस बीच उन्होंने दर्जी का काम सीख लिया था, सांगली में एक सिलाई का दुकान खोल लिया, और चूंकि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ और भी करना उचित था, तो उन्होंने फिर साथ साथ में फल का दुकान भी खोल लिया। और ऐसा नहीं था कि इन दोनों कार्यक्रमों से नाथूराम गोडसे को फुर्सत नहीं मिलती थी, पूरी फुर्सत मिलती थी, और पूरी फुर्सत निकाल करके नाथूराम गोडसे अपना जो चिंतन मनन और देश सेवा का कार्यक्रम था, राष्ट्र सेवा का कार्यक्रम था, उसमें वो बखूबी लगे रहे। इस बीच में 1937 का समय चला आता है।
जब नाथूराम गोडसे रत्नागिरी गए थे, तब 1929 का समय था, यानी उस समय नाथूराम गोडसे 19 साल के थे और 1937 में नाथूराम गोडसे 27 वर्ष के हो चुके हैं, यानी अब वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुके हैं। इसके पहले ही परिवार के लोगों ने, चूँकि हमारी परंपरा है सामाजिक रूप से, जब लड़का बड़ा होने लगता है और घर में और भी बच्चे हैं, तो बड़े लड़के से विवाह का प्रश्न करना उतना ही उचित है जितना कि बढ़ रहे बच्चे से वो आगे क्या करना चाहता है यह जानना। लेकिन नाथूराम गोडसे ने कहा कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अविवाहित रहेंगे। तो फिर परिवार ने ज़्यादा दबाव नहीं दिया और नाथूराम गोडसे आजीवन अपने इस व्रत पर कायम रहे, अविवाहित रहे, संयम के साथ जीवन जिया। अब सवाल ये है कि सांगली में दर्जी का दुकान खोल लेने, फल का काम कर लेने के बाद भी जो बाकी सारा समय बचता था, वो हिंदू राष्ट्र के पुनर्स्थापना, यानी वो एक गौरवशाली दिनों की पुनर्स्थापना में कैसे क्या किया जाए, सारा समय उसी चिंतन मनन और अन्यान गतिविधियों में बीतने लगा। तब मैं बात कर रहा हूँ 1937 की। उस समय मुंबई प्रांत का पहली बार चुनाव हुआ और जो निर्वाचित पहली जो गवर्नमेंट बनी, उसने डिसाइड किया कि वीर सावरकर को जिला कारावास से मुक्त करना है और 1937 में वीर सावरकर को उससे मुक्त किया गया। जब रत्नागिरी से वीर सावरकर जिला कारावास से मुक्त होकर के निकले, तो पूरे रास्ते भर हर जगह, हर कह सकते हैं कि हर 1-2 किलोमीटर के अंतराल पर लोगों ने उनके स्वागत की तैयारियां कर रखी थी। उनका स्वागत हो रहा था, लोग उनसे मिलने के लिए एक सैलाब की तरह उमड़ करके आ रहे थे और इस पूरे यात्रा के दौरान नाथूराम गोडसे ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस प्रकार वीर सावरकर का रत्नागिरी से छूटना एक दूसरा टर्निंग पॉइंट हो जाता है नाथूराम गोडसे के जीवन में और यहीं से फिर कह सकते हैं कि अब फुल फ्लेजेड एक राजनीतिक जीवन में नाथूराम गोडसे की उतरने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब तक नाथूराम गोडसे के सामने क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारा दृश्य एकदम, जिसे कहते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। लेकिन अभी भी वे बहुत सारे कार्य जो माध्यम बनने हैं नाथूराम गोडसे के लिए, वे साथी जो इस मार्ग में आजीवन चलने हैं नाथूराम गोडसे के साथ, उनमें से बहुत सारे लोगों को, क्या लगभग वीर सावरकर को छोड़ करके बाकी सबों का मिलना बाकी है, क्योंकि अभी तक नाथूराम गोडसे का जीवन जो है, उसके व्यक्तित्व के निर्माण के विन तमाम अलग अलग पहलुओं से होकर के गुजर रहे थे और अब वो समय आया था जब नाथूराम गोडसे को उसके साथी मिलने थे। और हम इस एपिसोड में, यानी कि नाथूराम गोडसे की जीवनी, जिसमें हम एक राष्ट्रनायक की चर्चा कर रहे हैं जिसे इतिहास ने खलनायक लिखा, कि दूसरे एपिसोड में हम सिर्फ इतनी ही चर्चा करेंगे। हम इसके तीसरे एपिसोड में नाथूराम गोडसे के राजनीतिक जीवन और फिर राजनीतिक जीवन के बाद जो विभाजन की विभीषिका है, वहाँ तक पहुँचने की जो यात्रा है, हम उसमें चलेंगे। लेकिन नाथूराम गोडसे के ऊपर, जीवनी के ऊपर इस श्रृंखला के दूसरे भाग में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।